Today's topic is discharge of parties from liability. Basically, in this topic, what we will see कि किस तरीके से किसी भी पार्टी का लाइबिलिटी जो है डिस्चार्ज हो जाता है, लाइबिलिटी किसी भी पार्टी का किस तरीके से एंड हो जाता है। देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली इस टॉपिक को समझिएगा तो बहुत ही इजी है। कल के क्लास में हम लोग देखे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किन किन पार्टीज का लाइबिलिटी होता है, बताइए। आप लोग कल हम लोग देखे थे ना, अगर कोई प्रॉमिसरी नोट है तो उसमें लाइबिलिटी किसका है? मेकर का। उसमें लाइबिलिटी आपका मेकर का है। अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसमें लाइबिलिटी किसका है या किसका किसका है? प्राइमरी लायबिलिटी सर ड्रॉई का है और सेकेंडरी लायबिलिटी ड्रॉअर का है। ओके, ड्रॉई का है और ड्रॉवर का है, राइट। ठीक है, तो जैसे लाइबिलिटी देख रहे हैं कि हर किसी में किसी किसी का लाइबिलिटी। ठीक है, सिमिलरली चेक में भी लाइबिलिटी आपका, चेक में भी देख लें अगर, तो चेक में भी आपका लाइबिलिटी ड्रॉ और ड्रॉई दोनों का होता है। बस इसमें फर्क ये होता है कि ड्रॉई का लाइबिलिटी किसके टुवर्ड्स होता है चेक में? ड्रॉअर के अगेंस्ट। यस, ड्रॉअर। लेकिन लाइबिलिटी तो होता है ना। तो चेक में भी आपका जो है लाइबिलिटी में आपको ड्रॉ और ड्रॉई। तो लाइबिलिटी इन लोगों का होता है। प्रॉमिसरी नोट में अगर पेमेंट नहीं हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट नहीं हुआ, चेक से पे नहीं हुआ, लाइबिलिटी इन लोगों के ऊपर आता है। अब इनमें से ये लोग डिस्चार्ज कैसे हो सकते हैं, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन लाइबल होता है? अपार्ट फ्रॉम ये तो पार्टीज हो गए एकदम, मतलब एक्चुअल पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गए। इसके अलावा और कौन किसकी लाइबिलिटी होती है? इंडोर सर। ठीक है, अब वो प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो चेक हो, ठीक है, तीनों में अगर उसका इंडोर्समेंट आगे हुआ है, अगर उसका इंडोर्समेंट आगे हुआ है पेबल टू, मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है और उसका आगे अगर इंडोर्समेंट हुआ है, तो जो भी इंडोर्सर्स हैं उनकी भी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, इंडोर्सर्स की भी लाइबिलिटी होती है, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो। तो यानी हम कह सकते हैं कि मेकर का लाइबिलिटी होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ड्रॉवर का लाइबिलिटी होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ड्रॉई का लाइबिलिटी होता है। कब किस एक्सटेंट तक होता है ये हम लोग कल के क्लास में देखे थे, सेक्शन 30 से 42 के अराउंड ये सब है, पढ़ लीजिएगा। कल बताए भी थे मैं क्लास में। मेकर, ड्रॉवर, ड्रॉई, इंडोर्सर, यही लोग होते हैं जो आपके किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लाइबल होते हैं। इन्हीं के ऊपर बेसिकली लाइबिलिटी इंपोज होती है। अब ये अपने लाइबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज हो सकते हैं, वही हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लाइबिलिटी। ठीक है, समझ रहे हैं कि यही इस टॉपिक का बेसिकली पर्पस है। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग समझ गए कौन कौन से लोगों की लाइबिलिटी होती है। अब किस तरीके से इनकी लाइबिलिटी जो है बेसिकली डिस्चार्ज होगी, अब ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब देखो, कुछ कुछ बेसिक बातें आपको समझना है पहले, यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, कि डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम लाइबिलिटी, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी मींस व्हाट? तो बेसिकली डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी मींस व्हेन अ पर्सन हु इज लाइबल, ठीक है, इफ अ पार्टी हु इज लाइबल ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी पार्टी लाइबल होता है किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, he ceased to be liable, if he ceased to be liable, तो वहां हम कहेंगे a party has been discharged from liability. Now, when a person can be said to be discharged from liability, जब भी किसी पार्टी का जो लाइबिलिटी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो सीज कर जाता है, मतलब उसका जो लाइबिलिटी है वो सीज कर गया है। अब देखो, सबका लाइबिलिटी एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का लाइबिलिटी अलग अलग तरह का हो सकता है और हर किसी का लाइबिलिटी अलग अलग लोगों पे हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई प्रॉमिसरी नोट है। इफ देयर इज अ प्रॉमिसरी नोट, से फॉर एग्जांपल ए ने प्रॉमिसरी नोट बी के फेवर में बनाया,
ठीक है, अब बी ने उसको सी को इंडोर्स कर दिया, सी ने उसको डी को इंडोर्स कर दिया, डी ने उसको ई को इंडोर्स कर दिया। ठीक है, नाउ ई इज द होल्डर या फिर ई इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो मान के चलो इफ ई इज द होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इफ ई इज द होल्डर, ई अगर होल्डर है, ये मान के चले, ठीक है, तो एक तो इसमें लाइबिलिटी ए का तो है ही, ए का तो लाइबिलिटी, ये तो मेकर है, इसकी तो लाइबिलिटी है ही। इसके अलावा अगर होल्डर है तो और किसकी लाइबिलिटी है इस बीसीडी में? डी। डी की लाइबिलिटी है ई के टुवर्ड्स। डी की लाइबिलिटी किसके टुवर्ड्स है? ई के टुवर्ड्स। ठीक है, तो अगर डी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज भी हो जाता है तो क्या उसका मतलब ये थोड़ी है कि ए का लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाने से हो सकता है बाकी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज ना हो, ऐसा भी सिचुएशन होता है। और वहीं पर ऐसा भी सिचुएशन होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लाइबिलिटी के डिस्चार्ज हो जाने से सभी की लाइबिलिटी एंड हो जाती है। जैसे यहां पर अगर ए प्रोमिसरी नोट के अंदर ए को 50,000 रुपए देने हैं, अगर ए का लाइबिलिटी एंड हो गया तो तब तो किसी का लाइबिलिटी अब रहेगा ही नहीं। तो लाइबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी को दो तरीके से आपको समझना है कि एक हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का बस लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो रहा हो और वो दूसरे के लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। ज्यादातर ये केस में होता है अगर इंडोर्सर्स का लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो रहा है तो जो भी ड्रॉई या मेकर है उसके लाइबिलिटी को डिस्चार्ज उससे नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर कोई मेकर है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक्सेप्टर या ड्रॉई है उसकी लाइबिलिटी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो बाकी के जो भी आपके इंडोर्सर्स हैं, जितने भी पार्टी हैं, सबकी लाइबिलिटी एंड हो गई, क्योंकि अब इसको पे करना ही नहीं है तो इसकी लाइबिलिटी क्या है? ओके, आर यू गेटिंग इट? अच्छा, अब मान के चलो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ई अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक है, तो ये तो इसकी तो लाइबिलिटी है ही, उसके अलावा और किसकी किसकी लाइबिलिटी है ई के टुवर्ड्स? ऑल पार्टीज, ए बी सी डी। बी सी डी तीनों की लाइबिलिटी है। वाई? बिकॉज ऑल प्रायर पार्टीज आर लाइबल। जितने भी प्रायर पार्टीज होते हैं सभी होल्डर इन ड्यू कोर्स को लाइबल होते हैं, ये आपका सेक्शन 36 में बताया हुआ है। ठीक है, तो डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी में हम लोग को यही देखना है कि कब कोई पर्सन का लाइबिलिटी एंड हो सकता है। अब लाइबिलिटी एंड हो सकता है तो मैंने दो चीज बताया है ना, कि डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी को आप दो हेड्स के अंदर समझ सकते हैं। Discharge from liability can be understood under two heads. एक, कितने तरीके का डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी होता है? एक डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट, ऑफ अ पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और दूसरा हो सकता है डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, एक हुआ डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट, किसी एक पार्टी का लाइबिलिटी अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो। ठीक है, तो ये कब होता है? ये कहलाता है व्हेन ओनली सम पार्टी, वन और सम पार्टी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम लाइबिलिटी बट अदर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल, बट अदर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल। तो वैसे डिस्चार्ज को आप बोलेंगे डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट। और डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या कहेंगे?
डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहेंगे कि व्हेन राइट्स अगेंस्ट ऑल पार्टी to an instrument comes to an end। ठीक है, तो वहां कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिस्चार्ज। अब यहाँ पे कोई यहाँ ये जनरली कब होता है? ये जनरली होता है अगर प्रॉमिसरी नोट के मेकर का लाइबिलिटी अगर डिस्चार्ज हो जाए तो वो डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। वाई? बिकॉज उसके बाद राइट अगेंस्ट ऑल पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट कम्स टू एन एंड। जब मेकर ने का लाइबिलिटी ही डिस्चार्ज हो गया तो बाकी की लाइबिलिटी क्या होगा? वही बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई का लाइबिलिटी, ठीक है, ड्रॉअर का लाइबिलिटी अगर डिस्चार्ज हो गया, राइट, ड्रॉई का नहीं, ड्रॉवर का अगर लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, तो फिर वहां पर अब किसी और पर्सन को आप लाइबल ठहरा ही नहीं सकते, राइट। तो इन फ्यू सर्कमस्टेंसेस discharge of a liability of a party will not discharge other parties, and in few circumstances discharge of a liability of a particular person may discharge all the party। तो पहले वाले को discharge from liability of a party to an instrument बोलेंगे। जिसमें मान लो कोई इंडोर्सर का लाइबिलिटी अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो बाकी का लाइबिलिटी बना रहेगा जो का त्यों। लेकिन वहीं पर अगर मेकर का लाइबिलिटी अगर एंड हो गया तो इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे किसी की लाइबिलिटी नहीं होगी। तो दो तरीके से आपको इस डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी को अप्रोच करना है, ठीक है। अब आइए मोड्स ऑफ डिस्चार्ज क्या क्या होता है। देयर आर टोटल 8 मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि क्या क्या मोड्स ऑफ डिस्चार्ज आपका होता है, कितने तरीके से लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो सकता है, व्हाट आर द वेरियस मोड्स, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज। इसके लिए आप लोग सेक्शन 82 से 90 तक अच्छे से रीडिंग दे लेंगे, है ना, क्लास के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज 82 टू 90, पर्टिकुलरली आपको सेक्शन 82 से लेके 90 तक आपको देखना है। बहुत ही इजी है, समझ एकदम। मैं जितना देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रोविजंस पढ़िएगा तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसका जो अल्टीमेट मीनिंग जो निकल के आता है वो काफी सिंपल होता है, ठीक है। तो आप खुद के लैंग्वेज में भी उसको इंटरप्रेट करके इजीली लिख सकते हैं। बेयर एक्ट में डिफिकल्ट लैंग्वेज देख के घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स डील किया हुआ है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मोड ऑफ डिस्चार्ज सेक्शन 82 से 90 दिया हुआ है। तीन मोड तो 82 के ही ए, बी और सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो 82 का ए क्या है? 82 का ए है कैंसलेशन। पहला मोड आपका क्या है? कैंसलेशन, बाय कैंसलेशन। इसको समझते हैं कि भाई ये क्या है। बाय कैंसलेशन, इसमें क्या होता है कि जो होल्डर होता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो किसी भी पार्टी का नाम कैंसल कर देता है, ठीक है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई पार्टी है उसके नेम को वो कैंसल कर देता है इस इंटेंशन से कि वो उसको उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर रहा है। तो वो पार्टी जिसका नाम कैंसल कर दिया जाता है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी अब डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। पार्टी हुज नेम हैज बीन सो कैंसल्ड, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी अब वहां डिस्चार्ज हो गई। लेकिन अब इतना ही नहीं है, उसकी लाइबिलिटी तो डिस्चार्ज हुई ही, साथ ही साथ वो जिन जिन लोगों को लाइबल था, उसकी लाइबिलिटी जिन जिन लोगों के तरफ थी, वो लोग भी उस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझो तो ये समझ में आएगा। जैसे ए ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, ए ने क्या बनाया? एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, बी को बनाया, बी ने उसको सी को इंडोर्स किया, सी ने उसको डी को इंडोर्स किया, डी ने उसको ई को इंडोर्स किया, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि सारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इंडोर्समेंट जरूरी है, इतना तक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो सकता है। अगर केवल इतना तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आगे इंडोर्स नहीं हुआ, लाइबिलिटी केवल किसका है? ए का। लेकिन जब इंडोर्स हो जाता है, बी ने सी को इंडोर्स किया, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने, चलो एक और बढ़ा लेते हैं, एफ को। नाउ एफ इज द होल्डर, एफ क्या है? होल्डर, है ना।
अब जो भी होल्डर है, मान के चलो होल्डर इन ड्यू कोर्स ही है, ठीक है। अब सारे प्रायर पार्टीज लाइबल हैं, सी डी ई बी सभी एफ के टुवर्ड्स लाइबल हैं। अब एफ चाहता है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को उसके लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर ले। मान लो सी जो है एफ का रिलेटिव है। सी कौन है? एफ का रिलेटिव है। तो सी बोलता है यार हमको मेरे लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा मतलब ये बना रहे कि आगे कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे नाम पे इंडोर्स हुआ है और बाद में जाके अगर वो डिसऑनर हो गया तो मेरे ऊपर किसी तरीके की लाइबिलिटी में ना आए। इसलिए मैं चाहता हूं तुम ही मुझे डिस्चार्ज कर दो, ताकि फ्यूचर में किसी के पास जाएगा भी तो वो मुझे लाइबल नहीं ठहराएगा। तो एफ मान लो सी को डिस्चार्ज करना चाह रहा है, उसको उसकी लाइबिलिटी से। होल्डर कैन डिस्चार्ज अ पर्टिकुलर पार्टी फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, ठीक है। ये राइट होल्डर्स के पास होता है। तो एफ अगर सी को डिस्चार्ज कर रहा है तो इसके नेम को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब इसके नेम को कैंसिल कैसे करेगा? देखो, जो आपका प्रॉमिसरी नोट होता है, इसका जो इंडोर्समेंट हो रहा है, तो इसके बैक साइड में बी ने जो सी को किया होगा तो उसका एक एंट्री होगा, ठीक है। उसके बाद सी ने डी को किया होगा, उसका एंट्री होगा। डी ने ई को किया होगा, उसका एंट्री होगा। अगर मान लो वहां पे जगह नहीं है तो अलग अलग पेज ऐड कर करके बी ने सी को किया होगा, एक पेज पे सी ने डी को किया होगा। तो जहां पर भी सी ने किया है इंडोर्समेंट, उसको वो कैंसिल कर देगा। कैंसिल का इफेक्ट क्या होगा? सी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। सी अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। बट केवल सी ही डिस्चार्ज नहीं होगा। 82A के अकॉर्डिंग कि वो भी पार्टीज जिनका राइट ऑफ रिकोर्स है उनके अगेंस्ट। अब सी के तरफ किसके पास राइट ऑफ रिकोर्स है? ठीक है, डी का रिकोर्स है इसके तरफ, ठीक है। डी का रिकोर्स है इसके तरफ, इसकी लाइबिलिटी भी एंड हो जाएगी। हिज लाइबिलिटी विल ऑल्सो कम टू एन एंड। जो भी सबसीक्वेंट इंडोर्सर्स हैं उसकी लाइबिलिटी वहां पे एंड कर जाएगी। तो इसीलिए अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम कैंसिल करते हैं तो उसकी लाइबिलिटी तो डिस्चार्ज होगी ही, उसके सबसीक्वेंट इंडोर्सर भी वहां पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होल्डर के तरफ कौन कौन बस लाइबल है? बी लाइबल है और ए लाइबल है, क्योंकि सी को जैसे ही आपने डिस्चार्ज किया डी और ई भी आपके साथ साथ डिस्चार्ज हो गए। तो कैंसलेशन ऑफ एन इंडोर्सर्स नेम would discharge him as well as all the subsequent endorser, right? यही आपका सेक्शन 82 बताता है। कैंसलेशन का यही अफेक्ट होता है। तो कैंसलेशन, आप क्या कह सकते हैं कि कैंसलेशन इज वन ऑफ द मोड ऑफ डिस्चार्ज। कैंसलेशन एक मोड है डिस्चार्ज का, ठीक है, राइट। कैंसलेशन में किसके पास पावर होता है कैंसिल करने का? होल्डर। होल्डर क्या करता है? कैंसल नेम ऑफ पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्टी है। फिर बस कैंसिल कर देना नेम नहीं, विथ इंटेंशन। वहां पे इंटेंशन भी उसका होना चाहिए कि वो उस पार्टी को डिस्चार्ज कर रहा है, टू डिस्चार्ज हिम फ्रॉम लाइबिलिटी। और उसका इफेक्ट क्या होगा कैंसलेशन का? अगर हम बोले इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कैंसलेशन, तो इफेक्ट कैंसलेशन का ये होगा कि ऑल दोज पार्टी, ठीक है, all those party who had recourse against, who has, all party who had recourse against the person whose name was cancelled also gets discharged, also gets discharged, ठीक है। ऑल दोज पर्सन जिसका रिकोर्स था अगेंस्ट द पर्सन हुज नेम वाज, जिसका नाम कैंसिल किया गया है, तो वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना,
ई ने सी का नाम कैंसिल किया तो डी बीच में जो है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये इफेक्ट होता है कैंसलेशन का। इसको और आप ऐसे बोल सकते हैं कि कैंसलेशन ऑफ इंडोर्सर्स नेम, कैंसलेशन ऑफ इंडोर्सर्स नेम, जो इंडोर्सर, इंडोर्सर्स नेम would discharge him and all the subsequent endorsers, उसको भी डिस्चार्ज करेगा और उसके बाद के भी सभी इंडोर्सर्स को वो डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, ओके ओके। समझ में आई? ये कैंसलेशन क्या होता है? कैंसलेशन कौन कर सकता है? होल्डर कर सकता है। तो ये पहला मोड हुआ आपका डिस्चार्ज का। दूसरा मोड समझते हैं। दूसरा मोड आपका डिस्चार्ज का हुआ रिलीज, बाय रिलीज। ये आपको सेक्शन 82 के बी में दिया हुआ है। ये काफी सिंपल है। रिलीज का मतलब क्या हुआ? रिलीज मतलब जिसमें डिस्चार्ज किया जाता है कैंसलेशन के अलावा किसी और तरीके से। ठीक है, जैसे कैंसलेशन में क्या होता है, आप नाम को कैंसल कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं, उस पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसी में। ठीक है, और अपना साइन कर देंगे बगल में। कैंसलेशन वैसे कर सकते हैं। ये होता है रिलीज। रिलीज मतलब एग्रीमेंट करके, है ना? तो एग्रीमेंट, सेपरेट अग्रीमेंट करके, ये ए ने बी को इंडोर्स किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया। ठीक है, तो ये डी और बी के साथ अग्रीमेंट करके बोलता है कि ठीक है, तुमको तुम्हारी लाइबिलिटी से मैं डिस्चार्ज कर रहा हूं। अब इसको डिस्चार्ज किया गया तो इसका मतलब ये नहीं है सी यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि ये इससे अग्रीमेंट कर रहा है, इसका नाम कैंसल आउट नहीं कर रहा है। इससे सेपरेटली अग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है, तुमसे मैं कोई लाइबिलिटी, मतलब तुम मेरे लिए लाइबल नहीं होगे। तो ये अग्रीमेंट कर लिया, तो बाय रिलीज, रिलीज कर दिया, अग्रीमेंट करके इसने इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, तो रिलीज को आप कहेंगे डिस्चार्ज बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। डिस्चार्ज बाय एन agreement between the parties. It is a kind of discharge by what? Agreement करके parties को। ठीक है, तो any kind of discharge done except cancellation। ठीक है, कैंसिलेशन का तरीका क्या होता है? कैंसिल कर देना। यहाँ क्या करते हैं आप? अग्रीमेंट कर लेते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है? तीसरा बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काफी सिंपल है, बाई पेमेंट। अगर मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट ने पेमेंट कर दिया, ड्रॉई या एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ने पेमेंट कर दिया, तो जब पेमेंट कर दिया तो वो, ये तो बहुत ही कॉमन मेथड है डिस्चार्ज का। ठीक है, पेमेंट ऑफ द अमाउंट विच इज ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट टू द होल्डर वुड रिजल्ट इन व्हाट? डिस्चार्ज ऑफ। अब इसमें किसको डिस्चार्ज करेगा? केवल पेमेंट करने पे कौन डिस्चार्ज होगा? सारे पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगे, या जो पे कर रहा है केवल वो डिस्चार्ज होगा? कॉमन सेंस लगा के सोचो। सारे पार्टीज हो जाएंगे, ऑल पार्टीज। ऑल पार्टीज। ठीक है, ए ने प्रॉमिसरी नोट 10,000 रुपए का दिया था बी को, बी ने इंडोर्स किया सी को, सी ने किया डी को, डी ने किया ई को। अब ई को ये अमाउंट अश्योर करने के लिए लाइबिलिटी इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। लेकिन ए ने अगर ई को 10,000 रुपया दे दिया जब ई ने इसे डिमांड किया, तो फिर इनके पास अब क्यों ही जाएगा ई? उसको तो पैसे मिल ही गए। तो पेमेंट से क्या हो गया कि पेमेंट से ऑल द पार्टीज आर डिस्चार्ज, है ना? ऑल द पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, राइट। तो ये आपका पहला 3 मोड हुआ डिस्चार्ज का। अब आइए चौथा तरीका डिस्चार्ज का, फोर्थ। वो ये 3 तरीके जो है, कैंसलेशन, रिलीज और पेमेंट, ये 82 के ए बी सी में दिया है। ये 82 बी में दिया है, ये 82 सी में दिया है, और जो कैंसलेशन देखे थे वो 82 ए में था। अब 83 में नेक्स्ट दिया है,
ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट में बाय द होल्डर। हाँ विनीता बोलो। सर बाई रिलीज में जिसने अग्रीमेंट किया है बस वही डिस्चार्ज हो रहा है या फिर उसमें भी सब्सिक्वेंट पार्टीज नहीं, डिस्चार्ज हो उसमें रही है? सबसीक्वेंट वाले डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं। उसमें सबसीक्वेंट वाले डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं। जिससे एग्रीमेंट हुआ है केवल वो डिस्चार्ज हो रहा ओके सर। है। By holder allowing the drawing of a bill more than 48 hours to accept। अब देखो, पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के केसेस में क्या होता है, ये डिस्चार्ज केवल बिल ऑफ एक्सचेंज पे अप्लाई करता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का केसेस में प्रैक्टिकली आप इमेजिन कीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ए ने एक एक पर्सन किसी और को अनकंडीशनल ऑर्डर देता है, बी को अनकंडीशनल ऑर्डर दिया गया है ना, कि वो सी को 30,000 रुपए पे करेगा। ए बी को अनकंडीशनल ऑर्डर देता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज में कि सी को वो 30,000 रुपए देगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ए किसको देगा, ऑब्वियसली सी को देगा। अब उस बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर किसको दिया गया है, बी को। तो सी को तो चलो बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, लेकिन अब सी जो है किस तरीके से पैसे बी से लेगा। तो सबसे पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज ए ने बना के सी को दे दिया है। सबसे पहले सी क्या करेगा, बी को नोटिस भेजेगा टू एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। नोटिस भेजेगा कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमको 30,000 रुपए देना है ए के डायरेक्शन पे। अब यहाँ पे जब तक बी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बी की लाइबिलिटी तो अराइज ही नहीं होगी। नहीं तो इस तरीके से तो कोई भी पर्सन बोल देगा ना, मान लो कि आप मेरे पास आए, आप मेरे शॉप पे आए, ठीक है, आप मेरे से कुछ पैसे मतलब मैं आपका क्रेडिटर हूं, मैंने उधार लिया हुआ है, या फिर आपने मुझे कोई गुड्स बेचा और मुझे आपको 10,000 रुपए पे करने हैं। अब मैंने बोल दिया कि ये लो बिल ऑफ एक्सचेंज, 10,000 रुपया मिस्टर एक्स तुमको पे करेगा इस तारीख को या इस तारीख के बाद। तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, बट एक्स पे करेगा कि नहीं करेगा इसकी क्या गारंटी है। तो इसीलिए सबसे पहले जो पेई होता है, जैसा सी को पेमेंट मिलना है, ये सबसे पहले क्या करता है, जो भी ड्रॉई है उसको नोटिस भेजता है टू एक्सेप्ट द बिल, कि तुम एक्सेप्ट करो बिल को। और जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक इसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है। ये एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ठीक है, 30,000 रुपए मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, ए के डायरेक्शन पे, ए के ऑर्डर पे, तभी तो आगे जाकर ये पे करेगा। तो इसीलिए ये पहले नोटिस भेजता है एक्सेप्ट करने को। तो ये जो एक्सेप्टेंस के लिए जो नोटिस भेजा जाता है, तो 48 आवर्स के अंदर ड्रॉई को अपना एक्सेप्टेंस दे देना होता है। अगर 48 आवर्स के अंदर उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, तो वहां पे जो होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो वहां पे उस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर्ड भी मान सकता है। यानी मान के चलो टाइम लिमिट क्या है, 48 आवर्स। नो डाउट आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल रूल क्या है कि 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्टेंस आपको दे देना है। जैसे किसी बिल ऑफ एक्सचेंज में मुझे ड्रॉई बनाया गया है, तो मेरे पास जब नोटिस आएगा पेई का कि आपको मुझे इतने रुपए पे करना है, आप ये एक्सेप्ट कीजिए, तो मुझे 48 आवर्स के अंदर उसको रिप्लाई कर देना है कि वेदर आई एक्सेप्ट इट और नॉट। और अगर हम नहीं 48 आवर्स के अंदर करते हैं, तो वहां पे उस बिल को डिसऑनर्ड भी मान लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जनरल रूल होता है। अब समझो यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्चार्ज क्या किस तरीके से हो रहा है। तो चौथा जो है ये सेक्शन 83 में दिया हुआ है। दिस हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 83। ये क्या बताता है कि नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जो है कितने आवर के अंदर कर देना होता है, 48 आवर्स के अंदर कर देना होता है। लेकिन होल्डर ने अगर ड्रॉई को 48 आवर से ज्यादा टाइम दे दिया एक्सेप्ट करने के लिए, 48 आवर्स जो है लॉ के अकॉर्डिंग जनरल टाइम जो है वो दिया गया, ठीक है, लेकिन अगर होल्डर ने 48 आवर से ज्यादा टाइम दे दिया, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा।
तो ये सेक्शन 83 में बताया गया। तो सेक्शन 83 बोलता है कि इफ द होल्डर अलाउज द ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स, ठीक है, मोर देन 48 आवर्स, जिसमें पब्लिक हॉलीडे को एक्सक्लूड करके 48 घंटे से ज्यादा टाइम दे दिया है एक्सेप्ट करने, टू कंसीडर वेदर ही विल एक्सेप्ट इट और नॉट। तो जितने भी ऑल प्रीवियस पार्टीज whose consent was not taken, जिसका कंसेंट नहीं लिया गया था, whose consent was not taken are discharged from their liability, जो डिस्चार्ज हो जाते हैं अपने लाइबिलिटी से। कहने का मतलब क्या है, ए ने बिल बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ए ने डायरेक्शन दिया बी को कि तुम सी को पे करोगे, ठीक है। अब सी को बिल ऑफ एक्सचेंज ये मिला हुआ, अब सी ने मान लो डी को इंडोर्स कर दिया है, डी ने ई को इंडोर्स कर दिया है, ई ने एफ को इंडोर्स कर दिया है, एफ इज द होल्डर। अब होल्डर क्या है, इसको पैसे चाहिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज में बी को जो 10,000 रुपए पे करने थे। तो एफ क्या करेगा, पहले बी को बोलेगा, नोटिस देगा फॉर एक्सेप्टेंस। बी ने अगर 48 घंटे के बी को 48 घंटे के अंदर एक्सेप्टेंस दे देना है, लेकिन एफ ने अगर बी को 48 घंटे से ज्यादा टाइम दे दिया है एक्सेप्ट करने के लिए, 48 घंटे तक बी नहीं देगा तो क्या होगा, वो बिल डिसऑनर मान लिया जाएगा। लेकिन एफ ने अगर 48 घंटे से ज्यादा दे दिया है और इन लोग भी किसी से कंसेंट नहीं, किसी से कंसेंट नहीं लिया है, तो जिससे वो कंसेंट नहीं लिया है वो सब पार्टी डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब मान लो एफ ने इसके 48 घंटे से ज्यादा टाइम दिया है, लेकिन सी का कंसेंट एफ ने लिया हुआ है, तो सी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन डी और ई जिसका कंसेंट नहीं लिया गया 48 आवर से ज्यादा टाइम देने के लिए, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगी। यही आपको सेक्शन 83 बोलता है कि इफ द होल्डर अलाउज द ड्रॉई ऑफ अ बिल मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट, then the person whose consent has not been taken but they are parties to negotiable instrument are discharged from their liability, because according to law only within 48 hours a bill of exchange can be accepted। समझ रहे? तो ये आपको सेक्शन 83 में बताया गया है, राइट। ये चौथा मोड था आपका डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी का। पांचवा भी काफी सिंपल है। पांचवा मोड क्या होता है, देखते हैं। पांचवा होता है, ये आपको सेक्शन 86 में बताया हुआ है। पांचवा, बाय द होल्डर agreeing to a qualified or limited acceptance of bill of exchange। ये आपको सेक्शन 86 में आपको ये डील किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये समझिए। इसका मतलब होता है कि अगर होल्डर ने जो एक्सेप्टेंस किसको करना है, ड्रॉई को करना है, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज पे ही अप्लाई होता है। तो होल्डर जब एक्सेप्टेंस के लिए नोटिस भेजता है ड्रॉई को, और ड्रॉई वहां पे एक्सेप्टेंस देता है लेकिन वो लिमिटेड एक्सेप्टेंस देता है या फिर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देता है, तो लिमिटेड और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या फर्क होता है ये समझिए। कहने का मतलब है कि अगर वहां पे ए ने बी को डायरेक्ट किया था सी को वो 30,000 रुपए देगा, सी ने वो डी को इंडोर्स कर दिया, डी ने ई को कर दिया, ई ने एफ को कर दिया, एफ ने जी को कर दिया, जी इज द होल्डर। जी इसको एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, बी एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन बी क्या बोलता है कि मैं, मान लो 30,000 उसको 1 जनवरी 2025 तक देना था, बी बोलता है आई विल पे, बट आई विल पे टिल 1 अगस्त 2026। ठीक है, तो ये हुआ क्या, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मतलब कि जो कुछ कंडीशंस लगा दिया उसने अपने तरफ से, या फिर वो उसने बोला ठीक है 30,000 है बट मैं 20,000 दूंगा। तो ये क्या हुआ, ये सब आपका क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है।
एक्सेप्टेंस नॉट मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द ड्रॉअर। अगर वो अपने तरफ से कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहा है तो उसी को आप बोलते हैं क्वालिफाइड या लिमिटेड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। की बिल ऑफ एक्सचेंज पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं हुआ, लिमिटेड वे में एक्सेप्ट हुआ। 30,000 पे करना था, 20,000 ही पे कर रहा है। 1 अप्रैल को पे करना था, 10 अप्रैल तक का टाइम ले लिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि लाइबिलिटी उन सारे लोगों की डिस्चार्ज हो जाती है जिन लोगों ने भी उस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के लिए कंसेंट नहीं दिया है। जैसे पिछले वाला जैसा ही है। पिछले वाले में क्या है कि अगर आपने एक्सेप्टर को 48 घंटे से ज्यादा टाइम दे दिया और बाकी किसी पार्टी से आपने बात नहीं की, तो वैसे ही यहां पर भी जी ने अगर क्वालिफाइड, ये 30,000 की जगह 20,000 पे कर रहा है, 1 जनवरी की जगह 1 अप्रैल को पे करने को ये रेडी हो रहा है, तो यहाँ पे EFDC इनमें से जिनका भी कंसेंट नहीं लिया गया है वो सब अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज्ड हो जाएंगे। दे ऑल विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लाइबिलिटी। समझे? तो बाय द होल्डर, इफ द होल्डर अग्रीज टू अ क्वालिफाइड और लिमिटेड एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वहां पर भी द पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट ऑब्टेन्ड आर आल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लाइबिलिटी। वेरी सिंपल। ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट मोड क्या है डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी का? बाय द ड्रॉवर, बाय द ड्रॉ नहीं, इसको लिख सकते हैं इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक। नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक ये सेक्शन 84 में दिया है आपका। नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन अ रीजनेबल टाइम, विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है। तो इसमें कौन डिस्चार्ज हो जाता है? ड्रॉवर गेट्स डिस्चार्ज्ड। ड्रॉवर गेट्स डिस्चार्ज्ड। ठीक है। इफ द बैंक फेल्स। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल है ये समझो। ये बता रहा है कि अगर ड्रॉवर, ड्रॉवर है, उसने कोई चेक ड्रॉ किया है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल ICICI बैंक है या से SBI है, जो भी है, और वो चेक में कितना है, अमाउंट यहाँ है 2B। ठीक है। जो भी है B उसको पे करना है। B इज द एक्सेप्टर, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आपने चेक को रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट नहीं किया, रीजनेबल टाइम में अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, और आप जब रीजनेबल टाइम लैप्स हो गया और जब प्रेजेंट करने गए तो उस समय वो बैंक ही मान लो बंद हो गया। ICICI नहीं लेते हैं, रेप्यूटेड बैंक है ये। ठीक है, एक तरीके से ये थोड़ा डेरोगेटरी रिमार्क हो जाएगा। कोई ऐसी XYZ बैंक ले लेते हैं मोहल्ला में जो खुलता है, ठीक है। तो मान लो ड्रॉवर का अकाउंट है उस बैंक में और चेक उसने इशू कर दिया। जब उसने चेक इशू किया तो उस बैंक में उतने पैसे ड्रॉवर के पास थे, बट आपने रीजनेबल टाइम में वो बैंक में जाके जमा नहीं किया। आप एकदम लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले गए, और 1-2 दिन पहले गए तो आपको पता चला बैंक ही बंद हो गया है, बैंक ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, बैंक ही दिवालिया घोषित हो गया है। तो अब आप वापस ड्रॉवर के पास जाएंगे पैसा मांगने, तो ड्रॉवर आपको पैसे नहीं देगा, बिकॉज आपने चेक को रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट नहीं किया था। ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, चेक मान लो इशू किया गया तो 90 डेज थे, 90 डेज तक उसका मतलब वो पेबल था। ठीक है। अब 90 डेज तक पेबल था, ड्रॉवर ने का जितना अमाउंट का वो चेक था वो उतना अमाउंट XYZ बैंक में ड्रॉवर का था भी, लेकिन आप रीजनेबल टाइम में नहीं, आप 89th डे बैंक गए, तो आपने रीजनेबल टाइम तो बिता दिया है,
अब वहां पे अगर बैंक में पैसे होते तो आपको मिल जाता, लेकिन अब क्या है, बैंक ही बंद हो गई है, बैंक ही फेल हो गया है, बैंक ही इंसॉल्वेंट हो गया है। तो अब आप वापस वो पैसा मांगने एक ड्रॉअर के पास जा रहे हैं कि आपका चेक जो है नहीं भंजा, है ना, बैंक ही बंद हो गया है। तो भाई तुम रीजनेबल टाइम में अगर चल गए होते, इफ यू हैड गॉन इन रीजनेबल टाइम, तब आपको आपका पेमेंट मिल जाता, लेकिन आप रीजनेबल टाइम में नहीं गए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि शुरू से ही वो बैंक मतलब अकाउंट में पैसे नहीं थे ड्रॉअर के, तब अलग बात होता, तब वहां पे लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होता। बट मेरे बैंक में सफिशिएंट अमाउंट थे, मैंने जब चेक इशू किया उसके बाद रीजनेबल टाइम तक वो सफिशिएंट अमाउंट था, लेकिन तुम डिले करके गए और उतने बीच में बैंक फेल कर गया, अब मेरा लायबिलिटी नहीं है, ड्रॉअर का लायबिलिटी यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सेक्शन 84 में दिया हुआ है, नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन अ रीजनेबल टाइम। ओके, ये आपका एक मोड हुआ डिस्चार्ज का। सेवेंथ मोड पे आते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आपका है बाय द बिल, बाय द बिल कमिंग टू द acceptor's hand, by the bill coming to the acceptor's hands after maturity, आफ्टर मैच्योरिटी। बहुत ही इजी एग्जांपल, ये आपको सेक्शन 90 में डील किया हुआ है। इसको पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको ये बहुत अच्छी इजीली ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद इसको पढ़ते हैं हम लोग। ए ने, ठीक है, मान लो कुछ कोई ए ने बी को डायरेक्ट किया था, ठीक है, कि वो सी को पे करेगा 20,000 रुपीज सी को। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें ए ने अनकंडीशनल ऑर्डर दिया है बी को कि सी को पे करो, बी इज द एक्सेप्टर। लाइबिलिटी, प्राइमरी लाइबिलिटी किसको है पे करने का, बी का, बी को पे करना है। सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने एफ को इंडोर्स किया। ठीक है, अब देखो, अब ये लोग इंडोर्स क्या कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि देते जाएंगे। मान लो सी को कभी डी को पेमेंट करना होगा, तो सी के पास ऑलरेडी 20,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज था जिससे उसको बी बी से क्लेम करना था, तो वो उसी को डी को दे देगा। फिर डी को कभी ई को दो 20,000 का कुछ पेमेंट करना होगा, कैश इसके पास नहीं है लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो वो इसको बढ़ा देगा। तो ऐसे ही करके ई ने एफ को बढ़ा दिया। और फिर एफ जो है वो मान लो बी का क्रेडिटर है, एफ जो है वो क्रेडिटर है, एफ इज द क्रेडिटर ऑफ हुज, बी। अब एफ ने वही बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, अब एफ ने किसको इंडोर्स कर दिया, बी को, यानी एफ ने बी को ही इंडोर्स कर दिया। तो बी कौन था, ये तो ऑलरेडी एक्सेप्टर था। तो बिल हैज कम इनटू द एक्सेप्टर्स हैंड ओनली, घूम फिर के वो एक्सेप्टर के पास ही आ गया आफ्टर इट्स मैच्योरिटी। यानी जब आप ही के पास आ गया तो आप अपने आप को पे कीजिएगा, आप अपने आप को नहीं ना पे कीजिएगा। ठीक है, तो व्हेन द बिल कम्स इनटू द एक्सेप्टर्स हैंड्स आफ्टर इट्स मैच्योरिटी, एक्सेप्टर गेट्स डिस्चार्ज। ठीक है, ये यहाँ पे डिस्चार्ज, हिज लाइबिलिटी विल गेट डिस्चार्ज। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट प्रेजेंट राइट एंड लाइबिलिटी, present right and liability united in the same person, if they come in the same person, cancel each other, एक दूसरे को वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कि सेम पर्सन में ही, अब मान लो प्रॉमिसरी नोट है, मान के चलो पी ने कोई प्रॉमिसरी नोट किया बी को 50,000 रुपए का। अब बी को कभी सी को 50,000 करना था पे, तो उसने इंडोर्स कर दिया, सी ने डी को कर दिया, डी ने ई को कर दिया, और ई को पी को 50,000 रुपए मान लो पे करना है, तो वही वाला प्रॉमिसरी नोट वापस पी के पास आ गया, तो अभी अपने आप को क्या पे करेगा, समझ रहे? तो राइट और लाइबिलिटी व्हेन दे आर यूनाइटेड इन द सेम हैंड, दे कैंसल ईच अदर। तो वो राइट और लाइबिलिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। आप ही का राइट है और आप ही का वो लाइबिलिटी भी है।
तो इट विल कैंसल इट। ओके। और लास्ट तरीका क्या होता है? लास्ट मोड ऑफ डिस्चार्ज, eighth mode is discharge by material alteration. Discharge by material alteration. ये आपको सेक्शन 87 में दिया हुआ है। ओके। सेक्शन 87 क्या बोलता है कि एनी मटेरियल अल्टरेशन ऑफ, आप लोग बेयर एक्ट भी रखे होंगे ना, देखते रहिएगा। एनी मटेरियल अल्टरेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये कोई भी मटेरियल अल्टरेशन किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रेंडर द सेम एज वॉइड, वो उसको वॉइड कर देता है। एज अगेंस्ट एनीवन, किसके अगेंस्ट वो वॉइड करता है? एज अगेंस्ट एनीवन हु इज अ पार्टी देयर टू एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच अल्टरेशन एंड डज नॉट कंसेंट देयर टू, ठीक है, अनलेस इट वॉज मेड इन ऑर्डर टू कैरी आउट द कॉमन इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पार्टी। ठीक है, मतलब कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आप होल्डर बन जाते हैं और उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर आपने कोई ऑल्टरेशन कर दिया, ठीक है, आपने अगर उसमें कोई ऑल्टरेशन कर दिया, तो जो भी लोगों से आपने कंसेंट नहीं लिया था वो ऑल्टरेशन करने के लिए, वो सब पर्सन के अगेंस्ट वो इंस्ट्रूमेंट अब वॉइड हो गया, और जब इंस्ट्रूमेंट उनके अगेंस्ट वॉइड हो गया तो वो सब उस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, ए ने प्रॉमिसरी नोट दिया बी को कि मैं पे करूंगा टिल 1 जनवरी 2030, ठीक है। बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने एफ को। अब होल्डर कौन है इसका? एफ। एफ ने क्या ऑल्टरेशन कर दिया कि ये जनवरी 2030 को, ठीक है, उसने डेट जो है, डेट में चेंजेस कर दिए। वो 30 को 31 कर दिया, या 29 कर दिया, या 28 कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये मटेरियल, आप ऐसा कर सकते हैं, आप डेट्स बदल सकते हैं। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डेट आप वहां पे काट के नया डेट आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसने जो डेट मेंशन में अल्टरेशन किया, इसके लिए इसने कंसेंट नहीं लिया। तो जिन जिन लोगों से कंसेंट लेना था, मतलब जो लोग भी लाइबल थे, ये लोग लाइबल थे पे करने के लिए, ये लोग लाइबल थे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, दे ऑल विल बी डिस्चार्ज, क्योंकि अब ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये इन सब के अगेंस्ट वॉइड हो जाएगा, तो अब ये डिस्चार्ज हो गए हैं अपने लाइबिलिटी से। इसी को बोलते हैं हम डिस्चार्ज बाय मटेरियल ऑल्टरेशन, ठीक है, राइट। कि मटेरियल अल्टरेशन हुआ है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, देन सच मटेरियल अल्टरेशन विल बी void. This is in accordance to section 87, right? सेक्शन 87 आपका बताता है कि अगर कोई भी मटेरियल अल्टरेशन हुआ है, ठीक है, मटेरियल अल्टरेशन हुआ है, ठीक है, तो ये void हो जाएगा against the party who did not consent to it, जिन्होंने उस पे कोई भी कंसेंट नहीं दिया है, उनके अगेंस्ट ये वॉइड हो जाएगा। समझ रहे? राइट। इससे रिलेटेड एक आपका केस भी है सुप्रीम कोर्ट का। केस का नाम है गौरचंद्र वर्सेज प्रसन्ना कुमार। गौरचंद्र वर्सेज प्रसन्ना कुमार। इस केस में क्या हेल्ड हुआ? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी आप मटेरियल अल्टरेशन कर रहे हैं, कि वेन एवर यू आर डूइंग अ मटीरियल अल्टरेशन, ठीक है, आइडेंटिटी जो है ऑफ ओरिजिनल
ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट का जो आइडेंटिटी है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, इट गेट्स व्हाट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एंड तो इसीलिए वो सारे पार्टीज, दोज पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट टेकन, जिसका कंसेंट नहीं लिया गया उस मटेरियल अल्टरेशन करने से पहले, was not taken will not be liable। क्योंकि why it will not be liable, क्योंकि आफ्टर अल्टरेशन, क्योंकि एक बार जब अल्टरेशन हो गया तो एक इट्स कंप्लीटली अ न्यू इंस्ट्रूमेंट। आप जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने इंडोर्समेंट किया था वो पेएबल था 1 जनवरी 2025 को, अब किसी ने अल्टरेशन करके 1 जनवरी 2026 कर दिया है तो वो तो ऑल टुगेदर नया इंस्ट्रूमेंट है ना। अमाउंट जितना पे करना था उसमें एक जीरो ज्यादा बढ़ा दिए, तो मैंने जो इंडोर्समेंट किया था उसमें 5,000 पे करना था, अब आपने मटेरियल अल्टरेशन करके एक जीरो बढ़ा दिया 50,000, तो उसको वो पे करने के लिए मैं लाइबल होऊंगा क्या? नहीं होऊंगा ना। तो अल्टरेशन अगर हो रहा है और वो अल्टरेशन बिना मेरे कंसेंट का हो रहा है, तो अल्टरेशन कर रहे हैं तो उससे कोई ऐसा नहीं है कर सकते आप, बट आई विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम माई लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन जिसने कंसेंट किया है दे विल बी बाउंड बाई सच लाइबिलिटी, समझ रहे हैं? तो दीज आर द 8 मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग डिस्चार्ज, ठीक है, फ्रॉम लाइबिलिटी। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? शुरू में हम लोग पढ़े डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी दो तरीके से होता है, एक जहां पे केवल एक या कुछ पार्टी डिस्चार्ज होते हैं, बाकी की लाइबिलिटी अपनी बनी होती है। ये ज्यादातर किसके डिस्चार्ज के केसेस में होता है कि उसमें केवल कुछ ही पार्टी डिस्चार्ज होते हैं, बाकी का डिस्चार्ज लाइबिलिटी बनी होती है। किसके किसके डिस्चार्ज के केसेस में ऐसा ज्यादा होता है? किसके डिस्चार्ज के केसेस में ऐसा ज्यादा होता है कि केवल वो पर्सन की ही लाइबिलिटी डिस्चार्ज होती है या कुछ और पर्सन की, लेकिन बाकी पर्सन की लाइबिलिटी बनी होती है, मतलब पूरा का पूरे लोगों का लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। किसके डिस्चार्ज पे? हम्म, इंडोर्सर के डिस्चार्ज पे, मेकर के डिस्चार्ज पे, ड्रॉई के डिस्चार्ज पे, किसके डिस्चार्ज पे ऐसा होता है? इंडोर्सर। यस, तो वही पूछ रहे हैं ना। तो इंडोर्सर के डिस्चार्ज पे, ठीक है। और कुछ कुछ डिस्चार्ज ऐसा होता है जहां पे किसी एक पार्टी के डिस्चार्ज हो जाने से पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे में कौन सा किसका डिस्चार्ज बोला रेफर किया जा रहा है? मेकर। मेकर या ड्रॉई जो हो गया, उसका डिस्चार्ज अगर हुआ तो बाकी के सभी पार्टीज का लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज टोटल 8 तरीके का है, ठीक है। कौन कौन सा है जल्दी से बताओ, इसको रिवाइज करते हैं। 82 में 3 तरीके का डिस्चार्ज बताया गया है, 82 में कौन कौन सा? बाय कैंसिलेशन, बाय रिलीज, कैंसिलेशन का इफेक्ट क्या होता है? कैंसिलेशन से क्या होता है? जिसका नाम स्ट्राइक आउट करते हैं वो और उसके सब्सिक्वेंट पार्टीज सब डिस्चार्ज हो जाते हैं। सब्सीक्वेंट इंडोर्सर्स जो भी हैं वो डिस्चार्ज आपके हो जाते हैं कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में स्ट्राइक आउट कर दिया जाता है नाम जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे किसी पर्सन का है जिसकी लाइबिलिटी आप डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं, ठीक है। रिलीज कैसे होता है? बाय अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट करके डिस्चार्ज करते हैं और फिर एक जो है पेमेंट करके। उसके अलावा 83 में कौन सा डिस्चार्ज बताया गया है? By the holder allowing the drawing of a bill more than 48 hours to accept। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कौन डिस्चार्ज होता है इसमें? ड्रॉइंग। रॉय डिस्चार्ज हो जाता है इसमें। ड्रॉ। सारी पार्टी जिससे कंसेंट नहीं लिया गया। वो सारे पार्टी जिससे कंसेंट नहीं लिया गया हो, रॉय थोड़ी डिस्चार्ज हो जाएगा खुद। जैसे कि ये वाला लग रहा है समझ में नहीं आया क्या? ए ने, मान लो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसका अभी करंट होल्डर बी है और उसका ड्रॉई जो है सी है, सी, ठीक है। सी इज द ड्रॉई। अब बी है, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, अब डी ने ई को दिया, ई इज द करंट होल्डर।
ठीक है। अब ई को, इसको पहले क्या करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने के लिए नोटिस भेजना है। कितने टाइम में इसको अपना एक्सेप्टेंस दे देना है, 48 आवर्स में। और अगर ये 48 आवर्स में नहीं देता है तो बिल को डिसऑनर्ड मान लिया जा सकता है। लेकिन अगर ई ने इसको एक्सटेंडेड टाइम दे दिया कि 48 आवर्स के बाद भी तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे इन लोगों में से जिसका भी कंसेंट इसने नहीं लिया है, जो जो पार्टीज का कंसेंट नहीं लिया है, वो सब अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसकी लाइबिलिटी तो भी रहेगी ही, ठीक है। ये सब अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये 83 में है। फिर आपको एक और कौन सा है, 84 में है या 86 में, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। 86। 86। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है बताइए। कंडीशनल एक्सेप्टेंस या फिर लिमिटेड एक्सेप्टेंस। जैसे एग्जांपल दो। अगर 30,000 पे करना था और वो कह रहा है कि हम सिर्फ 20,000 ही पे करेंगे, या फिर डेट एक्सटेंड करने के लिए अगर वो यस, तो इसमें कौन डिस्चार्ज होगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में कौन डिस्चार्ज होगा। वो सारे Whose पार्टीज consent was not taken. यस, वो सारे पार्टी जिसका कंसेंट जो है नहीं लिया गया, ठीक है, वो सारे यहाँ डिस्चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, 90 था। 90 में क्या था, by the bill coming to the acceptor's hand after maturity। ये 90 में ही है ना। हाँ, 90 में। यस, कि इसमें वापस घूम फिर के बिल उसी के पास आ गया जिसको उस बिल के अंदर पे करना था। तो फिर दोनों जब राइट और लाइबिलिटी एक ही हाथ में आ जाती है तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। ओके। उसके बाद कौन सा, 84 छूट गया सर। हाँ क्या है, नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन अ रीजनेबल टाइम। यस, नॉन प्रेजेंटमेंट अगर चेक हो जाता है रीजनेबल, तो ये किसको डिस्चार्ज करता है, Drawer. यस, ये ड्रॉवर को आपको डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है, अगर चेक को रीजनेबल टाइम में नहीं किया गया तो। और लास्ट क्या है, डिस्चार्ज बाय मटेरियल अल्टरेशन। मटेरियल अल्टरेशन। मटेरियल अल्टरेशन होना चाहिए, मतलब मेजर चेंज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहीं से थोड़ा फट गया या थोड़ा उस पर पानी गिर गया तो थोड़ा धुंधला हो गया, तो वो मटेरियल अल्टरेशन नहीं है। मटेरियल अल्टरेशन मतलब उसमें मेजर चेंज कर दिया गया है ना, पूरा डेट ही मिटा दिया गया है, ठीक है, कुछ नाम ही चेंज कर दिया गया है, तो कुछ मटेरियल अल्टरेशन होना चाहिए। तो मटेरियल अल्टरेशन होता है तो कौन कौन डिस्चार्ज हो जाता है, ऑल पार्टीज जिनका कंसेंट नहीं लिया गया है। Whose जिस, consent not taken. यस, हुज कंसेंट इज नॉट टेकन व्हाइल मेकिंग द अल्टरेशन, ठीक है। तो चलो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, दिस वाज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब अल्टरेशन, मटेरियल अल्टरेशन क्या होता है ये मैं आपको नोट्स के थ्रू भेज दूंगा, ठीक है। मटेरियल अल्टरेशन का कुछ कुछ एग्जांपल्स होता है, खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा मेन बच रहा है टॉपिक डिसऑनर, ठीक है। डिसऑनर, तो डिसऑनर दो तरीके से पढ़ना है। एक पढ़ना है डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक का जो जनरल डिसऑनर होता है वो पढ़ना है। इसी में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे नोटिंग एंड प्रोटेस्ट का भी। और उसके बाद दूसरा जो पढ़ना है चेक का, डिसऑनर ऑफ चेक। यही दो आपके मेजर टॉपिक है जो बच रहा है। उसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक है, एक है प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और ये सब, तो ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे। तो यही आपका बस डिसऑनर का टॉपिक आपका मेनली बच रहा है। तो पहले हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे एक क्लास में, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद 3 क्लास और आई थिंक लगेगा। एक क्लास में ये पार्ट करेंगे, एक में ये करेंगे, और तीसरे क्लास में जो भी मिसलेनियस हमारा बच गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो हम लोग कंप्लीट करके रैप अप कर लेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीवन, डिस्चार्ज से रिलेटेड, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। ओके।
चलो ठीक है, नहीं है डाउट तो ओके। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।